जब भी मैं तैयार हुई हूँ कि अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि उनको मेरा तैयार होना ही नहीं पसंद है। उनसे उनकी सोच पता चलती है, मेरी नहीं। वो सच में मेरे से जल कुकड़ियों की तरह से चलती रहती हैं। मुझे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। और आज सब कुछ नीला नीला हो रहा है। ये देखिए, नीली बेडशीट, नीला ही मेरा आउटफिट। ये इत्तेफाकन हुआ है, मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। ये बेडशीट मुझे गर्मियों में बिछाना बहुत अच्छा लगता है। ये प्योर कॉटन में है बेडशीट और इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है। तो अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो गर्मियों वाले कपड़े भी निकल के बाहर आ गए हैं, कॉटन वाले। अब मुझे लग रहा है कि बस मुझे अपने सारे वूलन कपड़े संभाल कर वापस रख देने चाहिए। और आप लोगों को तो पता ही है, पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही थी। पहले चली गई थी हैदराबाद, फिर हैदराबाद से लौटी तो शादी आ गई घर में, फिर शादी की तैयारियों में लग गई। मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं, मैचिंग का ये, मैचिंग का वो, ये सब इकट्ठा करने के चक्कर में मैंने काफ़ी सारा टाइम निकाल दिया। एक वीक तो मैं इन्हीं कामों में लगी रही कि भाई मैं अपने सारे आउटफिट ना एक साथ इकट्ठे करके एक जगह रख लेती हूँ। क्योंकि होता क्या है ना, जब आपके घर के आसपास लोकल में शादी होती है तो हम लोग एंड मोमेंट तक सोचते हैं कि घर पे तो आएंगे ही, हर दिन आराम से तैयार हो जाएंगे, सामान यहाँ से निकालूंगी वहां से निकालूंगी और हो जाएगा। लेकिन होता नहीं है, फिर पता है सब कुछ गड़बड़ शड़बड़ हो जाता है और सारा घर फैल जाता है। तो इस बार मैंने क्या किया था, 2 दिन पहले ही शादी की डेट से मैंने क्या किया था, सारा सामान इकट्ठा करके अपना और प्रशांत का एक अटैची में रख लिया था। रखा था घर में ही, लेकिन मैंने एक जगह रख लिया था कि इनके भी सारे पेयर बना दिए थे कि इसके साथ ये वाले आप शूज पहन लेना, इसके साथ ये आपकी जैकेट चल जाएगी। अपना भी सेम ये कर लिया था कि ज्वेलरी मैचिंग की निकाल दी, पर्स मैचिंग का निकाल दिया और पेयर बना के मैंने सब लगा दिए थे। और एक आउटफिट मैंने ऑप्शनल में भी रखा था। इस बारे में भी मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं वीडियोस के नीचे। तो उन सारे कमेंट्स का भी मैं रिप्लाई देने वाली हूँ, जो कि इंडिविजुअली देना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इस वीडियो के थ्रू आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साथ में कुछ लोगों को लिंक्स भी चाहिए थे आउटफिट्स के, तो वो भी मिल जाएगा। कुछ जगह चाहिए थी कि भाई मैंने कहाँ से परचेज किए, वो सब आपको बताऊंगी मैं एक एक करके। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक नए और कहते हैं बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट काफ़ी काम का है। गर्मियों में तो बहुत बहुत काम आने वाला है। धीरे धीरे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, आप लोग देख ही सकते हो वेदर में सडन चेंज। तो ऐसे में हर किसी को फैन की ज़रूरत होती है। तो भाई किचन हो, चाहे लिविंग रूम हो, चाहे आपके बेडरूम हो, हर जगह आपको फैन चाहिए होता है। किचन में तो खास तौर से, जहां पर आपको सबसे ज्यादा गर्मी लगती है। तो मैं बात कर रही हूँ अगारो रॉयल BLDC स्टैंड फैन के बारे में, जो कि 3D एयर सर्कुलेशन के साथ आता है। और देखने में तो इसका इतना प्रीमियम लुक है, जब आप इसे सामने से देखेंगे तो आपको बहुत सुंदर लगने वाला है। ये फैन BLDC मोटर के साथ आता है और इसकी रोज गोल्ड फिनिश इसके लुक को और भी ज्यादा लग्जरियस बनाती है। और ये है इसकी पावर केबल, जो कि एडेप्टर के साथ आती है। फैन का जो बेस है उसमें पीछे की साइड अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा सॉकेट दिया हुआ है, जिसमें आपको इसे प्लग इन कर लेना है। फैन का बेस काफी स्टेबल और स्टडी है, तो ये जगह से आसानी से हिलता नहीं है। ये है इसका डिजिटल डिस्प्ले, जिस पर सब कुछ आप मॉनिटर कर सकते हैं। और साथ में इसमें आपको मिल रहे हैं ये टच पैनल, जो कि बहुत ही जेंटल है, सॉफ्ट टच के साथ काम करते हैं। सबसे नीचे है इसका पावर कंट्रोल बटन, जिसे आप टच करके ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए अप एंड डाउन एरो भी मिलते हैं। तो इस तरीके से इस फैन में आपको 12 एडजस्टेबल फैन स्पीड्स मिलती हैं। और अगर आप डाउन एरो को टच करते हैं तो वापस से स्पीड को कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाइड रेंज की स्पीड मिल रही है आपको फैन में। इसमें आपको स्विंग का फंक्शन भी मिल रहा है, जिसमें आपका जो फैन है वो राइट टू लेफ्ट स्विंग करेगा। इसमें भी आप एंगल सेट कर सकते हैं, तो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन एंगल्स पर आपका फैन स्विंग करेगा। और अगर आप चाहते हैं ये स्विंग ना करे तो उसके लिए आप इसे बंद भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर है टिल्ट फंक्शन, जिसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये टिल्ट होने लगता है। इसमें फैन ऊपर से नीचे तक पूरा अच्छे से टिल्ट करता है। इसमें भी आपको 50 डिग्री और 90 डिग्री 2 एंगल मिलते हैं, जिसे आप अपनी मर्जी के अनुसार चूज कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप चाहें तो स्विंग और टिल्ट दोनों का कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं। इसमें क्या करेगा ना, फैन स्विंग करते हुए ऊपर टिल्ट करेगा एंड देन नीचे आएगा। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन एक साथ अच्छे से इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरीके से 3D एयर सर्कुलेट करता है ये
फिर आप कहीं भी बैठे हो रूम में, हर जगह आप तक एयर पहुंच जाती है। इसके साथ बहुत छोटा सा क्यूट सा आपको रिमोट कंट्रोल मिलता है और इस पर आपको वही फंक्शन मिलते हैं जो कि फैन पर मिल रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी है। ये है इसका पावर बटन। अगर आपको उठकर फैन बंद नहीं करना है तो रिमोट से बहुत आराम से कर सकते हैं। फिर आपको स्पीड के लिए भी यहाँ पर बटन मिल रहे हैं, साथ में आपको स्विंग और टिल्ट करने के लिए भी यहाँ पर बटन दिए गए हैं। रिमोट पर जो एडिशनल आपको बटन मिल रहा है वो है मोड्स वाला, जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं नेचुरल, स्लीप, मम टू चाइल्ड, इको या फिर नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है जब आपको कोई भी सिंबल नजर नहीं आ रहा है। रिमोट पर आपको एक बहुत बढ़िया सा फंक्शन मिलता है, वो है टाइमर, जिसमें आप 1 आवर से लेकर 8 आवर्स तक का टाइमर सेट कर सकते हैं। और अगर आप इस फीचर को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसे ऑफ रखें। आप इसमें जितना भी टाइमर सेट करते हैं उतनी देर के बाद फैन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और इसी के साथ आपको रिमोट पर पॉज बटन भी मिलता है। इसको जब आप प्रेस करेंगे तो फैन जो है वो पॉज हो जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो वो प्ले हो जाता है। फैन में और रिमोट दोनों में आपको मूड लैंप भी मिलता है, वो भी 3 तरह की ब्राइटनेस लेवल के साथ, जो है लो, मीडियम एंड हाई। आप इसे चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। रिमोट की जो बैटरी है वो पीछे की तरफ दी है, जिसे ओपन करने के लिए आपको एक कॉइन का इस्तेमाल करना होगा। इस तरीके से आप घुमाएंगे, जो सेल है वो बाहर आ जाएगा और सेल के ऊपर सारी डिटेल्स लिखी हुई है। अगर आपको इसे रिप्लेस करना है तो आप इसे आसानी से रिप्लेस भी कर सकते हैं और वापस बंद करने के लिए सेम कॉइन इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये फैन जब आप ऑन करते हैं तो ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है, केवल हाईएस्ट स्पीड पर इसकी आपको थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देती है। आप देख सकते हैं इसका 3D एयर सर्कुलेशन काफ़ी बढ़िया है। तो जब आप इसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो अच्छे से जो पर्दे हैं वो हिलने लगते हैं। और आप इस फैन को ना गर्मियों में एसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एसी की जो ठंडी हवा है पूरे कमरे में अच्छे से सर्कुलेट होती है। आपको पूरे घर में कहीं भी रखना है, इसको आसानी से इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। देखने में इस फैन की हाइट आपको छोटी लगने वाली है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे से एयर को सर्कुलेट करता है। इसका जो टिल्ट फीचर है ना, उसकी वजह से ये नीचे से ऊपर तक अच्छे से हवा को सर्कुलेट करता है, चाहे फिर 6 फीट लेवल हो या फिर 12 फीट। तो अभी आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये ऊपर तक हवा दे रहा है। बात आती है इस फैन को क्लीन करने की। जब हम फैन काफ़ी दिनों तक यूज़ करते हैं तो हमेशा वो गंदे हो जाते हैं, इसे क्लीन करना उतना ही आसान है। तो फैन में नीचे की तरफ नट बोल्ट दिया हुआ है, जिसे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आपको इस तरीके से खोल लेना है। लेकिन हाँ, इसके पेज को संभाल कर रखें, क्योंकि वापस इसे लगाना भी है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर लॉक और अनलॉक का सिंबल दिया हुआ है, तो इसे लॉक से अनलॉक की तरफ आपको घुमाना है, तो बस ये इस तरीके से खुल जाएगा। फैन की क्लीनिंग डिपेंड करती है फैन के गंदे होने पर। अगर फैन ज़्यादा गंदा है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी डस्ट लगी हुई थी, तो मैंने इसे अच्छे से निकाल कर तब साफ किया था। इसको घुमाते हुए आप बाहर की तरफ निकाल लेंगे फैन को और फिर अच्छे से साफ कर सकते हैं। चाहो तो आप इसे पानी से भी साफ कर सकते हो, लेकिन इसको सुखा कर ही वापस लगाना है, मोटर पर पानी नहीं जाना चाहिए। इसका ना हर एक पार्ट इस तरीके से निकल कर बाहर आ जाता है और वापस से ऐसे ही आप असेंबल भी कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को संभाल कर रखें। ड्राई या वेट क्लॉथ की हेल्प से आप इसे अच्छे से साफ कर लीजिए या टिश्यू से। यकीन मानिए ऐसा करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला। और साफ करने के बाद मैंने इसे पहले की तरीके से असेंबल कर दिया, जैसे कि ये पहले था, आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये स्टैंड फैन बहुत पसंद आया होगा जितना कि मुझे आया है, और मेरा तो ये गर्मियों में बहुत काम आने वाला है। तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से जाकर चेक कर सकते हैं और अपने लिए बाय कर सकते हैं गर्मियों के लिए। मैं आप लोगों के एक एक करके सारे कमेंट्स के जवाब देने वाली हूँ आज। और रही बात शादी की, तो शादी के व्लॉग आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं, सभी के पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, और ख़ास तौर से जो शॉर्ट्स मैंने डाले हैं, रील्स डाले हैं, वो आप लोगों ने बहुत पसंद करे हैं। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो अभी जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, वहाँ पर कुछ नए रील्स वगैरह भी आपको लोगों को हमेशा टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, और शॉर्ट्स भी ज़रूर देखा करिए। तो जिन लोगों को लिंक्स वगैरह चाहिए, तो जिन जिन के मेरे पास लिंक्स हैं, मैं उन आउटफिट्स के लिंक्स आप लोगों को ज़रूर दूंगी, या फिर ज्वेलरी या पर्स का मैं ज़रूर दे दूंगी आप लोगों को।
तो सबसे पहले था हल्दी का फंक्शन, और हल्दी के फंक्शन में मैंने पहना था ये वाला आउटफिट। अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स वॉच करें तो सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे व्लॉग में दिखाई दे जाएंगी कि किस तरीके से लग रहे थे ये आउटफिट मेरे ऊपर। तो इस आउटफिट में ना शॉर्ट कुर्ती थी और साथ में इसके साथ ये दुपट्टा था, और ये दुपट्टा मैंने नहीं लिया था, मैंने लिया था पिंक कलर का दुपट्टा। और ये कुर्ता काफी शॉर्ट था, इसके नीचे प्लाजो थी। ये लास्ट मोमेंट पे, मतलब हल्दी फंक्शन से मैंने जस्ट 2 दिन पहले ये मंगाया था मिंत्रा से, चांस लिखे कि भाई अच्छा आ गया तो रख लूंगी, नहीं आया तो वापस भेज दूंगी। लेकिन ऐसा होना चाहिए जो मुझे हल्दी में पहन के मजा है, कि उससे पहले मैं कुछ और प्लान कर रही थी हल्दी में पहनने के लिए। पुराना ही कोई सूट रखा हुआ था वो सोच रही थी, लेकिन मेरा अचानक से मन करा मुझे इस टाइप का कुछ पहनना चाहिए। और ये ना मिंत्रा की ऐप में बहुत ज़्यादा खोलती रहती हूँ, तो इसीलिए मेरे आंखों के सामने ये आ गया और मैंने इसे तुरंत ऑर्डर कर दिया। मैंने सोचा देखा जाएगा जो होगा, और ये सच में ना फास्ट डिलीवरी में 2 दिन में मेरे पास आ भी गया। और जब मैंने इसे देखा मैंने कहा ये तो सच में हल्दी वाला आउटफिट लग रहा है, इसको तो मैं रख ही लेती हूँ। तो मैंने इसको पहन लिया था हल्दी वाले दिन। तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है, आप लोग चेक कर लेना। टैग कर दिया है प्रोडक्ट को, तो आप लोग देख सकते हो। काफी अच्छा सूट है ये नीचे से। तो अब इसकी प्लाजो काफी गंदी हो गई है, इसे ड्राई क्लीन पे भेजना है मुझे। आने के बाद मैंने बस सारे कपड़े ऐसे ही टांग दिए थे। और इसके साथ जो मैंने क्लच पर्स लिया था ना, वो मैंने बहुत दिन पहले धनौल्टी से परचेज किया था। जब मैं धनौल्टी घूमने गई थी तो वहां से हम लोग वहां चले गए थे, मसूरी, हाँ मसूरी चले गए थे, तो मसूरी से लिया था वो वाला पर्स। अब बात आती है कहते हैं रात में था संगीत का फंक्शन। संगीत के फंक्शन का आउटफिट आप लोगों को बहुत पसंद आया। इतने पॉजिटिव, एक सेकेंड, इतने पॉजिटिव्स कमेंट आया ना आप लोगों के संगीत के फंक्शन में कि आपका आउटफिट इतना सुंदर लग रहा है, इसका लिंक दीजिए। मैंने शॉर्ट्स डाले, उस पर भी सबने लिंक मांगा। मैंने रील्स डाली उसकी, उस पर भी सभी ने लिंक मांगा। और इवन आप लोगों ने वीडियोस में भी मांगा। मैंने सोचा कि इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो मेरा जवाब देना तो आप लोगों को बनता है। तो ये वाला आउटफिट आप लोगों ने स्पेशली बहुत पसंद किया है। और मैं बता दूं, इस आउटफिट में ना नीचे स्कर्ट थी, कोई प्लाजो व्लाजो नहीं था इसके नीचे, ना शरारा गरारा। इसके नीचे पूरी ना घेरदार स्कर्ट कह लीजिए, लहंगा कह लीजिए, वो था। तो ये आउटफिट मुझे सच में इतना पसंद आया था जब मैंने ये परचेज किया था लाजपत नगर मार्केट से। कुछ लोग लाजपत नगर मार्केट का एड्रेस भी मांग रहे हैं, तो मैं ना अपनी वीडियो छोड़ दूंगी जो मैंने लास्ट टाइम लाजपत नगर मार्केट से शॉपिंग करी थी ना, उसमें आपको मिल जाएगा इनका शॉप वगैरह का एड्रेस, तो वो आप चेक कर लेना एक बार। ये किम्स जो बहुत बड़ा शोरूम है ना, उसके बराबर में से गली जाती है, उस गली में ही 5-6 दुकानें छोड़कर है, और नीचे ना अंडरग्राउंड है इनकी शॉप। तो इतना मुझे ध्यान आ रहा है। बाकी अगली बार मैं जाऊंगी तो आपको प्रॉपर एड्रेस दे दूंगी, और आप वो वाली वीडियोस भी चेक कर लो जो मैंने लाजपत नगर मार्केट से शॉपिंग के टाइम पे डाली हैं। तो ये इतना सुंदर लग रहा था पहनने के बाद। और ये देखिए इसका कपड़ा भी बहुत बढ़िया है। तो ये था एक आउटफिट। क्या हुआ था, जब मैंने लाजपत नगर मार्केट से उस दिन शॉपिंग करी थी शादी के लिए, और मेरे दिमाग में ना क्या चल रहा था कि मैं ना एक ही आउटफिट खरीदूंगी, वो भी संगीत के लिए, और शादी में पहनूंगी साड़ी। ये था मेरे दिमाग में। लेकिन जब उसने आउटफिट दिखाने स्टार्ट करे ना, तो मुझे ये भी पसंद आ रहा है, वो भी पसंद आ रहा है। प्रशांत कह रहे थे तुम तो ना सिर्फ एक आउटफिट खरीदने आई थी, यहाँ पे 2 कैसे पसंद आने लगे। जब उन्होंने मुझे ये वाला आउटफिट दिखाया ना, जो शादी के मेन दिन मैंने पहना, ये तो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कहा ये कितना प्यारा सा है, और ये कलर भी वही है जो आजकल चल रहा है, ट्रेंड में है, मैं जरूर लूंगी इसको। तो प्रशांत मुझे बोलते तुम तो साड़ी पहनने वाली थी। मैंने कहा देखा जाएगा, मुझे तो पहले ये आउटफिट दिला दो आप। ये मैंने आउटफिट परचेज कर लिया इस तरीके से। आपको बताती हूँ आगे इसकी बात। तो अब ना पहले इसके आउटफिट के पूरे डिटेल के बारे में बात कर लेती हूँ। तो इसके साथ जो मैंने इयररिंग्स पहने थे, ना वो दिखाती हूँ आपको। ये वाले इयररिंग्स भाई बहुत सुंदर लग रहे थे इसके साथ। ये देखिए कितने सुंदर से इयररिंग्स हैं इसके साथ जो मैंने लिए थे। और इसके साथ मैंने ये कान चेन ली थी, मोती की ही थी। तो आप मेरे ब्लॉग चेक कर सकते हो प्रॉपर लुक के लिए। फिलहाल तो मैंने सारे अपने सुंदर इयररिंग्स एक जगह रख रखे हैं। और इसके साथ मैंने लिया था ये वाला पर्स, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया है।
तो ये सारी चीजें मैंने कहाँ से परचेज करी थी, कुछ लोग पूछ रहे थे। तो अब हम चलते हैं तुराब नगर। तुराब नगर में लालाजी टिक्की वाले काफी फेमस है, क्योंकि तुराब नगर में एक ही टिक्की की शॉप है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, काफी पुरानी है। उसी में आगे आप बढ़ते चले जाइए तो एक शॉप पड़ेगी गर्ग ज्वेलर करके, उनके पास से मैं हमेशा कृष्ण जन्माष्टमी का भी सामान लेती हूँ। तो नीचे वाले फ्लोर पे ना उनके ज्वेलरी, पर्सेस, बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं। तो मैंने ये सारी चीजें उनसे ही परचेज करी थी, इयररिंग्स भी और ये क्लच पर्स भी, जो कि काफी रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। ये शायद 950 रुपीज का था, जो कि आपको और मार्केट में शायद इतने का ना मिले। इवन मिंत्रा पर भी ये महंगा है। मिंत्रा पे मैंने देखा था ये 2-2.5 हज़ार से कम का नहीं है, और इसकी क्वालिटी भी इतनी प्रीमियम है ना, तो मुझे बहुत सही प्राइस में मिल गया था ये। तो मैंने सोचा चलो इसको तो ले ही लेते हैं इसके साथ। तो ये हो गया ये वाला आउटफिट। देखो भाई, मैं बहुत जेन्युइन हूँ, जो चीज़ मैंने जितने की परचेज करी है मैं वही आपको बता रही हूँ। और मैं कभी भी ना चीज़ों के दाम जो है बढ़ाकर या कम करके नहीं बताती, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं ना आप लोगों के साथ बिल्कुल ओपन रहूँ। जो मैंने जिस प्राइस पे चीज़ खरीदी है वही आपको पता चले। अब मुझे नहीं पता इसकी कॉस्ट आगे बढ़ जाए, तो आप मुझे आगे मत बोलना। तो अब बात इस आउटफिट की आती है। तो ये आउटफिट मैंने खरीदा है 5,400 रुपये का, लगभग इसी रेंज में था। मतलब 5 से 5.5 की रेंज में ही दोनों आउटफिट लिए थे मैंने। एक सिंगल आउटफिट की कॉस्ट मैंने आपको बता दी है। दूसरा जो फिर आउटफिट की बात करते हैं वो है शादी वाला दिन, क्योंकि अब होगी, संगीत भी हो गया। और हाथ में तो मैंने आपको पता ही है वो कश्मीरी सूट पहना था, तो आप लोगों को उसके लिंक पहले ही दे रखे हैं मैंने। तो अब बात आती है शादी वाले दिन की। शादी वाले दिन के लिए ना मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ये सूट पहनूंगी, लेकिन जब मैंने ये खरीद लिया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मुझे बहुत पसंद आ गया था ये सूट। तो अब इसे मुझे कहीं तो पहनना था, और घर में शादी थी यही, तो मुझे लगा अब भाई मैं इसको मैं शादी में पहनती हूँ। हालांकि मैंने शादी के लिए साड़ी प्रिपेयर करा के रखी हुई थी, ब्लाउज वगैरह सब स्टिच करा लिया था। लेकिन जब मैंने प्रशांत से बात करी ना कि प्रशांत आप बताओ मुझे ये सूट पहनना चाहिए शादी में या साड़ी, तो प्रशांत मुझे बोलते हैं तुमने इतने मन से ये सूट परचेज किया है, ये कलर भी आजकल काफी ट्रेंड में है, तो तुम इसे अगर बाद में पहनोगी तो ये कलर शायद ट्रेंड से चला जाए। क्योंकि कुछ कलर ऐसे होते हैं जो मतलब इन द मीन टाइम तो ट्रेंडिंग में होते हैं, और कुछ दिनों बाद आप देखोगे तो वो कलर नहीं दिखता आपको कहीं भी। तो तुमने इतना खर्चा किया ही है, तो तुम इसको ऐसा करो, पहन लो शादी में। और मैंने ना शादी के लिए बनवाई थी ये वाली साड़ी। शादी के लिए मैंने ये साड़ी बनवाई थी, जो कि आपके साथ रिवील कर रही हूँ। लेकिन ये था इसका ब्लाउज, और रजनी जिनको मैंने जिद करके जल्दी जल्दी करके मैंने ये ब्लाउज सिलवाया था, ये सोच के कि मैं साड़ी पहनूंगी शादी में। ये इसके देखो मैंने इतनी प्यारी इसके साथ लटकन भी लगवाई हैं, जो मैं हैदराबाद से लाई थी। याद है आपको, हैदराबाद का शॉपिंग हॉल देखा होगा आपने, तो ये वाली लटकन मैंने इसी के लिए ली थी। तो ये तो इसका ब्लाउज है, साड़ी ये रही। मैंने ये साड़ी सोची थी पहनने के लिए, लेकिन कोई नहीं, आगे और शादियां आएंगी तब मैं पहनूंगी इस साड़ी को। किसी और शादी में पहन लेंगे, ससुराल मैके की शादियां चलती रहती हैं, तो वहां पे हम पहन लेंगे कहीं। ये बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत सुंदर है। तो ये वाली साड़ी के साथ मैंने ये ब्लाउज प्रिपेयर कराया था पहनने के लिए। लेकिन मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा, काफी सारे लोगों ने लिखा कि आपके ना सारे आउटफिट सेम सेम हो गए। हाँ, कुछ हद तक आप कह सकते हो कि कुर्ती थी तो सब में, लेकिन जो हल्दी का आउटफिट था वो शॉर्ट कुर्ती थी, वो ऐसी नहीं थी लॉन्ग कुर्ती थी, वो शॉर्ट कुर्ती थी। और जो संगीत का आउटफिट था उसके नीचे मैंने जैसे बताया आपको, स्कर्ट या लहंगा आप कुछ भी बोल सकते हो, वो था। और जो ये वाला सेट था ना, जो शादी वाले दिन पहना था, इसके नीचे शरारा था। हाँ, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि कुछ हद तक सब जगह जो है मैंने सूट ही पहन लिए तो इसीलिए सब लोगों को लगा कि इस फंक्शन में तो कम से कम आपको साड़ी पहननी ही चाहिए थी। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ मैंने अपने दिल की बात सुनी, और मैंने ये सोचा नहीं कि भाई सारे आउटफिट सेम सेम लग रहे हैं। मेरे जो दिल ने मुझे बोला ना, मैंने बस वही काम किया। मेरे दिल ने मुझे बोला मुझे यही वाला आउटफिट पहनना है। लास्ट मोमेंट तक मेरे दिमाग में ये था। मैं दीदी के घर तक ये साड़ी और ये सूट दोनों रख के ले गई थी। मैंने उससे भी बात करी पहनने से पहले, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तैयार होने के लिए, लेकिन मेरी उससे भी बात हुई। मैंने कहा दीदी तू बता मैं सूट पहनूं या साड़ी पहनूं? तो दीदी बोलती है तू इतने मन से ये वाला सूट लेके आई है, तुझे यही पहनना चाहिए, क्योंकि तुझे इसका मन है पहनने का, और फिर पता नहीं तू कब पहने सूट को, साड़ियाँ तो आगे भी पहन लेगी।
तो मैंने लास्ट में यही डिसीजन लिया कि मैं ये वाला सूट पहनती हूँ। तो इस तरीके से मैं साड़ी से सूट पे आ गई। काफ़ी सारे लोगों को कमेंट में जिन्होंने लिखा है उनको जवाब मिल गया होगा कि मैंने उस दिन अपने दिल की सुनी, बजाय दिमाग लगाया। मैंने दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया उस टाइम। मुझे लगा नहीं यार, साड़ी बाद में, आज तो ये सूट पहनूंगी। तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन अपने सूट को पहन के मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक तो मैं इतना फ्री थी, क्योंकि साड़ी पहन के ना कहीं आप ऐसे ऐसे चलते हो, और सूट पहन के फ्री होके फ्री बर्ड की तरह घूमते हो। तो मैं बहुत फ्री थी उस दिन। इस सूट की कॉस्ट भी आप जानना चाहते होगे, तो ये भी ना वही 5.5 के अंदर ही है। ये भी इतने का ही पड़ा है ये वाला सूट भी। दोनों सूट मेरे लगभग पड़े हैं 11,000 के। मैंने एक साथ ही पैसे दे दिए थे। थोड़ा महंगा था, लेकिन फिर थोड़ी बहुत तो बार्गेनिंग चलती है जब आप इतना सामान ले रहे होते हो। और पहले भी मैंने दिवाली पे नीचे लिया था, तो उन्होंने मुझे 11 में दोनों चीज़ें लगा ली थी, जो कि मैं हैप्पी हो गई देख के कि भैया मेरे पास 2 सूट हो गए। और ये था इसके साथ जो मैंने क्लच पर्स लिया था। ये पर्स के साथ हैंडल भी है, जो मैंने इसमें डाल रखा है अभी ऐसे। तो ये जो क्लच पर्स है ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था मिंत्रा से। और ये मैंने पूनम के घर जब शादी हुई थी ना मेरी फ्रेंड के घर पे, उसके यहाँ लिया था फर्स्ट टाइम, तब मैंने मंगाया था ये मिंत्रा से। तो ये इस वाले आउटफिट के साथ जा रहा था, तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ और नहीं लिया। ना ही मैंने इसकी मैचिंग की एक्सेसरीज परचेज करी, क्योंकि वो एक्सेसरीज जो मैंने बाहुबली इयररिंग्स पहने थे, वो वाले इयररिंग्स बहुत पुराने हैं मेरे पास। वो होंगे कम से कम 6-7 साल पुराने लगभग। हाँ, वो बहुत पुराने हैं और वो इसके साथ बहुत अच्छे से जा रहे थे, तो मैंने उनको पहन लिया। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि आपने गले में कुछ नहीं पहना। ये तो मेरी गलती है, इसके लिए तो वही माफ़ी चाहती हूँ। मैंने सच में गले में कुछ नहीं पहना। मुझे लगा यार इयररिंग्स के साथ ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ पहनना चाहिए था। दीदी से डांट पड़ी, मुझे प्रशांत से डांट पड़ी शादी वाले दिन कि तुमने गले में कुछ नहीं पहना, ऐसी आ गई हो। देखा कि सब लोगों ने कुछ ना कुछ पहन रखा है, तुमने बस कान में पहन लिया तो गले में कुछ नहीं पहनना। तो मैंने सबकी डांट खाई है उस दिन, सच बताऊँ तो, इस बात पे तो। और आप लोगों की तो खाई, घर वालों की भी खाई मैंने। नेक्स्ट है ये फेरो वाला आउटफिट। ये भी मैंने मिंत्रा से परचेज किया था, और ये वाला आउटफिट ना वेलवेट में है। इसका भी लिंक मैं छोड़ दूंगी। ये पहनने के बाद बहुत प्यारा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। ये लास्ट ईयर मैंने परचेज किया था। हाँ, लास्ट ईयर परचेज किया था। एक बार बस मैंने किटी पार्टी में पहना हुआ है, जब हमारी किटी में वेलवेट का थीम था तब मैंने पहना था। उसके बाद मैंने सेकेंड टाइम कल फेरो में पहना था। तो इसका भी मैं आपको लिंक छोड़ दूंगी, ये मिंत्रा का है। तो बाकी तो आप लोगों के काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। बस एक यही था कि हेयर स्टाइल को लेके भी आप लोगों ने बोला कि संगीत में और शादी में एक जैसा हेयर स्टाइल कर लिया। नहीं, मैंने शादी में एक्सटेंशंस लगवाए थे, और मेरे बाल ना लाइट है, तो जब भी मैं एक्सटेंशंस लगवाती हूँ काफ़ी हैवी हो जाता है सर, क्योंकि एक्सटेंशन हैवी होते हैं यार। और एक्सटेंशन लगाने के बाद ना मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द भी शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे झेला। शादी तक फेरों पे हटा दिया था मैंने एक्सटेंशन, तभी आप देखोगे मेरे बाल छोटे लग रहे थे, और शादी के टाइम पे इतने इतने लग रहे थे। नो डाउट लग तो बहुत अच्छे रहे थे बाल, लंबे लंबे, मुझे बड़ा मजा आ रहा था एक्सटेंशन लगाने के बाद, लेकिन थोड़े हैवी हो जाते हैं यार बाल। तो ये था। बालों में मैं क्या एक्सपेरिमेंट करूं, मेरे बालों में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट चलते नहीं है। जूड़ा प्रशांत को पसंद नहीं है। जूड़ा बनवा सकती थी, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता मेरे चेहरे पे जूड़ा। बहुत सारी चीज़ें तो मैं इसलिए नहीं कराती क्योंकि प्रशांत नहीं पसंद करते, और जब प्रशांत नहीं पसंद करते ना तो फिर वो चीज़ मैं ऐसे कर देती हूँ कट, क्योंकि फिर वो ही मुझे बार बार आके बोलेंगे रीमा क्या कर लिया चेहरे का, क्या कर लिया अपने बालों का। तो मैं सोचती हूँ भाई एक्सपेरिमेंट नहीं करती। स्पेशल डेज पे जैसा मेरे चेहरे पे सूट करता है वैसा ही करूंगी। तो मैं थोड़ा कम एक्सपेरिमेंट करती हूँ अपने बालों के साथ, तो खास तौर से ड्रेसेस के साथ कर लेती हूँ, लेकिन बालों के साथ नहीं करती एक्सपेरिमेंट। तो ये रीज़न था इसका। देखो कमेंट्स तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जिनका कमेंट पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि ये आपसे सिर्फ जल रहे हैं, ये जल कुकड़ी हैं। कैसे? एक लेडी है प्रेरणा कुमार उनका नाम है। मैं जब भी तैयार होके कहीं भी जाती हूँ, कहीं भी तैयार होके मैं जैसी खड़ी होती हूँ, और व्लॉग में पता नहीं उनको क्या हो जाता है, मैं नॉर्मल रहती हूँ तब तो उनके कमेंट्स नॉर्मल आते हैं, लेकिन जब भी मैं तैयार होके खड़ी होके कहीं जा रही होती हूँ उनका कमेंट सिर्फ यही आता है, कैसा ड्रेसिंग सेंस है आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, आप ये क्या पहन ली हो आज, आप अच्छी नहीं लग रही। पता है ऐसे कमेंट्स वो करती हैं कि मैंने उनके इतने कमेंट्स ऐसे पढ़े हुए हैं हर वीडियो पे लगभग, जब भी मैं तैयार हुई हूँ, कि अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि उनको मेरा तैयार होना ही नहीं पसंद है। क्योंकि देखो कभी
कभी तो मैं आपको अच्छी लगूंगी ना। ऐसा थोड़ी ना हर व्लॉग में मेरे के लिए आप यही सोचोगे कि कैसी लग रही हो, क्या पहन लिया आपने, आपके ड्रेसिंग सेंस को क्या हो गया है। ऐसे वर्ड्स वो यूज़ करती हैं और कहते बहुत गंदी लग रही हो, प्रशांत भैया ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी लग रही है लेकिन आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, कंपैरिजन करना। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में जो चल रही होती हैं, वो आके नीचे जो लिखती है ना, उनसे उनकी सोच पता चलती है, मेरी नहीं। वो सच में मेरे से जल कुकड़ियों की तरह से चलती रहती हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्हें मेरा तैयार होना बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो ऐसे लोगों की तो मुझे मेंटेलिटी पता चल जाती है। बाकी जो जर्नल कमेंट्स हैं कि दीदी आपने ये नहीं किया, दीदी आप इसमें बिंदी लगा लेती हैं, दीदी आप ये कर लेती, वो सजेशंस मुझे समझ में आते हैं और आगे मैं उन सजेशंस को मानूंगी भी और फ्यूचर में कोशिश करूंगी कि मैं ये चीज़ें करूं, भूलूं नहीं, है ना। लेकिन अगर आप हर वीडियो पे आके सेम तरीके से रिप्लाई करोगे, सेम तरीके से कमेंट करोगे, तो वो भी मुझे समझ में आता है। इतनी तो बेवकूफ़ मैं हूँ नहीं, है ना। इतने सालों से हूँ यूट्यूब पे, सारी चीज़ें मुझे भी मालूम है जितना आपको मालूम है। मैंने भी लोगों को झेला है, मैंने भी लोगों को देखा है। सोशल मीडिया पे हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप आके मेरे बारे में कुछ भी नीचे लिख देंगी। सोशल मीडिया पे होने का मतलब ये नहीं है कि आपको इतना आज़ादी मिल गई है कि मेरे बारे में आप इतने बुरे विचार भी बोल सकती हैं। आप किसी के मुँह पर बोलकर देखो ना, आपको 4 बातें सुनाए। आप मुंह पे तो बोल नहीं पाते होंगे किसी और को, तो मेरे पास आके नीचे कमेंट सेक्शन में चुपचाप से लिख के चली जाती हो, क्योंकि आपका कोई चेहरा नहीं है। तो चेहरा ना होने से ऐसा नहीं है कि आप मेरी ये वीडियो वॉच नहीं कर रही हैं। अभी तो आप मेरी ये वाली वीडियो वॉच कर रही हैं और आप ये बात ध्यान से सुन लीजिए कि मुझे कोई सजेशन नहीं चाहिए आपसे, खासतौर से आपसे, क्योंकि आपका तो छोड़ो, मतलब बोलूँ क्या मैं, कुछ उल्टा सीधा मुंह से निकल जाएगा, आपको बुरा लग जाएगा। और जिस तरीके से आप मुझे हर्ट करती रहती हैं हर बार, मैं नहीं चाहती कि मैं भी आपको हर्ट करूं, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मेरे अंदर है सॉफ्टनेस, मैं इसलिए आपको प्यार से बोल रही हूँ। प्लीज़ सोच समझ के लिखा करिए। हर वीडियो में आके नेगेटिविटी मत फैलाया करिए। हर वीडियो में आके अपने बड़े बड़े कमेंट लिख के, जो कि मैं डिलीट कर देती हूँ, ज़्यादा देर में रहने नहीं देती, आपको पता ही है, क्योंकि मुझे भी नहीं चाहिए मेरे चैनल पे ज़्यादा गंदगी रहे। और आप जैसे लोग जब आके ऐसी गंदगी फैलाते हैं तो खासतौर से उन्हें साफ करना ज़रूरी हो जाता है। तो प्लीज़ आप भी मान जाइए इस बात को कि कुछ तो मुझ में भी अच्छाइयाँ होंगी जो आपको भी नज़र आती होंगी। प्लीज़ उनको देखिए बजाय मेरे अंदर नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढने के, ठीक है। आपके लिए बस मेरा यही सजेशन था। बाकी यार सब लोग, आप लोग बहुत प्यार करते हो, सारे वीडियोस आपने बहुत एंजॉय किए हैं, इवन शॉर्ट्स और रील्स तो आप लोगों ने खूब भर भर के लाइक दिए हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबके इस सपोर्ट के लिए। और बहुत मेहनत होती है हर काम को करने में, और मैं जो काम करती हूँ ना गाइस, उसमें पूरा 100% देने की कोशिश करती हूँ। और इस मेहनत से मैं कभी बचती भी नहीं हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये काम करना मुझे पसंद है, और जो चीज़ आपको पसंद होती है, हमें बचपन से बोला जाता है कि वो काम आप करो, तो मैं बस अपना पैशन फॉलो कर रही हूँ। बाकी तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। लेकिन हाँ, मज़ा आता है आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना, अपनी रूटीन लाइफ शेयर करना, और क्या बोलूँ आप लोगों को। चलिए, इस व्लॉग में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।